हाँ जी, ट्रांसपैरेशन कंटिन्यू कर रहे थे अपने। ट्रांसपैरेशन में कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली और मेथड डिस्कस करने बाकी है कि हमारे ऑस्मोटिक जो प्रेशर होगा वो प्रेशर किस तरीके से सेल का बढ़ जाएगा, गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, उनके अंदर सोलवेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री होगी तो बाकी सारी प्रोसेसेस आप जानते हो, डीपीडी उनका बढ़ा हुआ होगा, सक्शन प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, वाटर पोटेंशियल लो होगा, ऑस्मेटिक पोटेंशियल उनका प्रेशर उनका ज्यादा होगा, टर्गर प्रेशर भी उनका बढ़ जाएगा। इन सारी चीजों की वजह से गार्ड सेल्स ओपन हो जाएगी। सारी चीजें आप जानते हो, कुछ नया नहीं बोला मैंने। हाँ जी। तो अब कारण देखने हैं उनके कि कौन कौन से मेथड्स होंगे जिनकी वजह से आपकी जो गार्ड सेल्स है उन गार्ड सेल्स के अंदर आपके वाटर पोटेंशियल कम हो सकता है, अथवा मैं कह सकता हूँ कि जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या हो सकती है, हाई हो सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड उनमें कौन सा था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर समझ चुके हो आप चीजों को तो केवल ये तीन शब्द काफी है इस सारी चीज को समझने के लिए। तीन शब्द किस तरीके से काफी है, हाइड्रो का मतलब जल, लाइसिस का मतलब टूटना, यानी वाटर मॉलिक्यूल H2O टूट गया किस चीज के अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। टूट करके इसने किसको तोड़ दिया, स्टार्च को तोड़ दिया। स्टार्च क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, शायद ग्लाइकोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, देखना पड़ेगा, पक्का नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मेरे ख्याल से ग्लाइकोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। वो ग्लाइकोजन बॉन्ड को क्या करेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जब ये टूटेगा तो ये ग्लाइकोजन बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा, या जो भी बॉन्ड होगा वोटेवर, यहाँ ग्लाइकोजन ही होना चाहिए, बाकी चेक कर लेना। इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा। इस बॉन्ड को जब तोड़ देगा तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आपस में अलग अलग हो जाएंगे। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए तो आप जानते हो स्टार्च जो है वो इनसॉल्युबल है, वो पड़ा रहेगा अपने साइड में। अगर वाटर के अंदर भी, वाटर में डिसोल्व भी हो रखा होगा वो, तो पानी में घुला हुआ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, मक्खन वगैरह डाल, आप बटर डाल देते हो किस चीज में, पानी में, तो वो है तो पानी में लेकिन क्या उसमें घुला हुआ है, नहीं घुला हुआ। उसी तरीके से क्या होगा, जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा तो अब ये पानी में घुल जाएगा, अब ये पानी में घुल जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा वाटर में। डिसोल्व होने के बाद में क्या कर देगा ये कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सोल्यूट तो ये तभी बनेगा ना जब उसमें डिसोल्व हो रखा होगा। मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, राइट। इसलिए इसको पानी में डिसोल्व होना जरूरी है, इसलिए इसको टूटना पड़ेगा स्टार्च को, किसमें, शुगर में। शुगर कौन सा, ग्लूकोज। ऑब्वियस है, ग्लूकोज का पॉलीमर है तो ग्लूकोज में टूटेगा। ग्लूकोज में जैसे ही टूट जाएगा, टूटने के बाद में इसने क्या कर दिया, अंदर कंसंट्रेशन हाई कर दी, बाहर कंसंट्रेशन लो है। ऑस्मोसिस के नियम के अकॉर्डिंग लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, वाटर की मूवमेंट। इतनी सारी चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन ये सारी की सारी डिटेल हमने केवल तीन वर्ड्स देख ली। क्लियर। अब देखेंगे क्या बोला गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इन गार्ड सेल्स, या फिर इसे दूसरा नाम दे दिया जाता है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, देखना अभी कुछ चीजों को। यहाँ कुछ एंजाइम्स के नाम डिस्कस होंगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि ये एंजाइम कौन सा है, व्हाटएवर, ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो इन एंजाइम्स को। जब अपने रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेंगे उस टाइम आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं बताऊंगा, फायदा नहीं है। रेस्पिरेशन टॉपिक आप करोगे उसमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, पढ़ते ही आपको सारे के सारे एंजाइम एज इट इज पता लग जाने कि इस टाइप के एंजाइम का ये वाला काम होगा। आगे देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले बोला गया द क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम। देखो सबसे पहले बोला गया कि ये जो सारा का सारा थ्योरी बेस्ड है, हाइड्रोलाइसिस हो जाना स्टार्च का शुगर में, कौन किस चीज पे बेस्ड है, पीएच के प्रभाव पे बेस्ड है, पीएच के इफेक्ट पे बेस्ड है। किस चीज पर पीएच का इफेक्ट होगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम पर। क्योंकि ये एंजाइम है, आप सारे लोग जानते हो कि एंजाइम क्या काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी उस चीज को कंट्रोल करते हैं कौन, एंजाइम, हम जानते हैं सर। दूसरी चीज फिर आप ये भी जानते हो कि एंजाइम जो होते हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं, हाँ जी हम ये भी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है पीएच स्पेसिफिक होने का, कि एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम, एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पर ही अपना असर काम करेगा। अदरवाइज अगर उसे वो पीएच नहीं मिल पाई तो हो सकता है उसे जो काम करना था वो काम ना कर पाए। अब देखिए यही इस वाले एंजाइम के साथ हुआ, किसके साथ, फोस्फोराइलेज एंजाइम के साथ। काम तो क्या है फोस्फोराइलेज एंजाइम का, ग्लूकोज 1 फोस्फेट्स को कन्वर्ट कर देना स्टार्च में। लेकिन जब पीएच बढ़ जाएगी, जब पीएच बढ़ जाएगी यानी पीएच हाई होगी, उस टाइम ये क्या काम करना शुरू कर देगा, उल्टा काम करना शुरू कर देगा।
यानी अब ये एक स्टार्च को फिर से कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। काम क्या था इसका, काम था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना किस चीज में, स्टार्च में। लेकिन हाई पीएच पर इसने काम उल्टा करना शुरू कर दिया। बात समझ में आई ना? ओके, अब हमें ये देखना है कि पीएच हाई कैसे होगी। देख लेते हैं थोड़ा, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, कि स्टार्च पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम का जो इफेक्ट होगा किसकी वजह से, हाई पीएच की वजह से, उस चीज पे बेस्ड है ये सारी की सारी थ्योरी। ओके, अब ये क्या करेगी, जब फॉस्फोराइलेज एंजाइम हाई पीएच पर अपना इफेक्ट दिखाएगा तो क्या इफेक्ट दिखाएगा, जो स्टार्च होगा उसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में, यानी ये सबस्ट्रेट का काम करेंगे, क्रियाधारक बोलते हैं ना, उसका काम करेंगे सबस्ट्रेट का, और इसे कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या है, आगे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार मानते चलो ग्लाइकोलाइसिस में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या चीज क्या है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या है, सब समझ में आ जाना है। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना, फॉस्फोराइलेज एंजाइम है एक एंजाइम, पीएच स्पेसिफिक होते हैं, और एंजाइम क्या काम करेगा, किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, उसको डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। फास्फोराइलेज एंजाइम का काम होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देना स्टार्च में, लेकिन हाई पीएच पे ये अपना काम उल्टा करने लग जाएगा, यानी स्टार्च को कन्वर्ट करने लग जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को। ओके, अब मुद्दा ये है कि पीएच हाई कैसे हुई, मुद्दा ये है पीएच हाई कब कैसे हुई, और कैसे हुई वो बाद में देखेंगे, कब हुई वो पहले देख लेते हैं। कब हुई, दिन के टाइम में हाई हुई। ये कब हाई हुई, दिन के टाइम में। अच्छा, तभी दिन के टाइम में पीएच हाई होगी, तभी ये क्या हो गया, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हो गया शुगर के अंदर, अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई, तभी दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन होंगे, तो ट्रांसपिरेशन दिन के टाइम में होगा ना, स्टोमेटा दिन के टाइम में ओपन होंगे, हाँ जी तभी होगा। ये सारी चीजें आप एक दूसरे से जोड़ सकते हो। दिन के टाइम में क्या होगा, आप सारे लोग जानते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगी किसके अंदर, आपके सेल्स के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी वो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जैसे ही कमी आ गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आने के कारण पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। तो दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आएगी क्योंकि वो काम में ले ली जाएगी, लेकिन रात के टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी ना सेल्स में। ठीक है, बस वही वाला कंसेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। हाँ जी, पीएच ज्यादा हो गई किसकी वजह से, दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर ली जाने के कारण। अब पीएच जैसे ही ज्यादा हो गई, फॉस्फोराइलेज एंजाइम ने अपना काम जो था उसे उल्टा करना शुरू कर दिया, हाइड्रोलाइसिस करना शुरू कर दिया स्टार्च का। ठीक है, किसके कारण, जिसके कारण क्या हो गया, स्टार्च जो था जो कि इनसोल्यूबल था वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि पानी में क्या है, सोल्यूबल है। पानी में सोल्यूबल है तो इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि आप सारे लोग अच्छे से जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट, यानी जितने ज्यादा सोल्यूट की मात्रा होगी उतनी ही ज्यादा, जितनी ज्यादा विलय की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, परासरणीय दबाव होगा। कहाँ, गार्ड सेल्स में। क्लियर है ये सारी बातें। परासरणीय दबाव जितना बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा, सोल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, या फिर वाटर पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होगा, ओस्मोसिस उतना ही ज्यादा होगा। ये सारी बातें भी आप अच्छे से जानते हो। ठीक है जी, यहां तक हमने क्या कर दिया, ओस्मेटिक प्रेशर बढ़ा दिया। ओस्मेटिक प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो गया, पानी एंटर कर गया गार्ड सेल्स में, किसकी सहायता से, ओस्मोटिक डिफ्यूजन की सहायता से। करना तो वो क्या चाहेगा, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, वो क्या करना चाहेगा कि मैं बाहर की तरफ चलता हूँ, डिफ्यूजन करता हूँ, लेकिन डिफ्यूजन जैसे ही करना लगेगा सेल मेम्ब्रेन बोलेगी नहीं आप अलाउड नहीं हो बाहर जाना, क्योंकि मैं सेमी परमिएबल हूँ, सेलेक्टिवली परमिएबल हूँ। बात समझ में आई ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये खुद तो बाहर नहीं जा सकता, पानी को अंदर बुला लेगा, और पानी को अंदर बुलाएगा फिर कहाँ से बुलाएगा, ऑब्वियस है पड़ोसियों से। और पड़ोसी कौन है, या तो उसके एपिडर्मल सेल से आसपास में, या उसके कौन सी है, मेजोफिल सेल्स। अब ये तो सारी बातें आप जानते हो पहले से। एपिडर्मिस सेल्स या फिर मेजोफिल सेल से वाटर को इनटेक कर लिया जाएगा अंदर की तरफ, इनटेक जैसे ही करेगा वो कहाँ चला जाएगा, वाटर वैक्यूल या टोनोप्लास्ट में। एक टर्गर प्रेशर उत्पन्न होगा, टर्गर प्रेशर उत्पन्न होने के कारण सेल क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, पूरी तरीके से फूल जाएगी। सेल अगर पूरी तरीके से फूल गई तो क्या हो गया, उसने अपनी किडनी शेप को अचीव कर लिया। जैसे ही उसने किडनी शेप को अचीव कर लिया, स्टोमेटल पोर क्या हो गया, ओपन हो गया। क्लियर ना? अब देखना, रात के टाइम में पीएच फिर से कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण पीएच कम हो गई, तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, सारी की सारी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है। अब जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम आपका था वो हाई पीएच होने की वजह से उल्टा काम करने लग गया था, वो फिर से क्या काम करने लग जाएगा, फिर से
आपके कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा किस चीज को, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को स्टार्च में। क्लियर ना, ये वापस से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा स्टार्च को स्टार्च में, किस चीज को, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को, और जिसकी वजह से फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल होने का मतलब ये है कि ये उसके कंसंट्रेशन को हाई नहीं कर सकता। ठीक है, ओके ना। आगे क्या बोला गया, क्योंकि ये तो वो वाली चीज हो जाएगी ना एक तरीके से इमल्सन वाली चीज। आपने मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई, वहां पे अपन ने 2-3 चीजें डिस्कस की थी कि फैट जो था वो हमेशा कौन सी फॉर्म में रहता है, इमल्सन फॉर्म में रहता है। दो अघुलनशील लिक्विड अगर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रखे हो तो उस चीज को बोलते हैं इमल्सन। क्लियर ना। आगे देखिए, उसके बाद में क्या बोला गया, द गार्ड सेल्स रिलीज वाटर बिकम फ्लैसिड, स्टोमेटा बिकम क्लोज। ठीक है, ये सारी बातें आप समझ गए। ठीक है, ये बहुत बार डिस्कस भी कर लिया और आप इजीली समझ भी गए। अब एक छोटी सी रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे, जो बातें डिस्कस की है, जितनी बातें अभी तक डिस्कस की है इसके माध्यम से एक बार फिर से देख लेते हैं। सेल्स में जनरली स्टार्च रहता है। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर खाना किसके रूप में संचित रहेगा, स्टार्च के रूप में संचित रहेगा। ठीक है ना, ये बात आप समझते हो। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये स्टार्च जो होता है वो इनसोल्यूबल रहता है, किसके अंदर, आपके जो गार्ड सेल्स होती है उनके अंदर इनसोल्यूबल फॉर्म में रहता है। ये जैसे ही किसके साथ आएगा, इनऑर्गेनिक। पी के साथ में आई लिखा गया है तो पी का मतलब फॉस्फोरस हो गया और आई का मतलब क्या हो गया जी, आपके इनऑर्गेनिक। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जो स्टार्च और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है वो लाइट की प्रेजेंस में, अब देखिए यहाँ पे लाइट, लाइट के कारण उसकी पीएच ज्यादा होगी। लाइट की प्रेजेंस में पीएच ज्यादा हो जाने के कारण जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम था, यहाँ पे एंजाइम का नाम नहीं लिखा गया, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो था वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ यूज में लेकर के ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, जो वाटर में सोल्यूबल है। इसकी वजह से कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। कंसंट्रेशन हाई हो गया तो हम जानते हैं ऑस्मोसिस होने लग जाएगा। अब रात होगी, रात में पीएच फिर से कम होगी, पीएच फिर से कम होगी तो इसको अकल आ गई फिर से कि नहीं यार, अपना तो काम ही कुछ और था और मैं करने को छोड़ लग गया। वो फिर से ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज जो कि क्या था, सोल्यूबल था, उसे फिर से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा स्टार्च प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में। ये सब बोला गया कि ये कारण हो सकता है आपके स्टोमेटा के ओपन होने या क्लोज होने का। क्लियर ना। लेकिन बाद में इसके अंदर एक कमी निकाल दी गई। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे स्टीवर्ट नाम के, उन्होंने इसके अंदर एक कमी निकाल दी। उन्होंने कहा कि सर यहाँ जो कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन, एक कंडीशन आपकी ये बन गई ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज, और एक कंडीशन ये होगी यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो तो कम से कम कोई कंसेंट्रेशन को बढ़ा ही रहा होगा ना। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है वो तो कंसेंट्रेशन को थोड़ा बहुत बढ़ाने का काम कर ही रहा होगा। तो जितना ऑस्मोटिक इंग्रेडिएंट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल जितना इसका है, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर को ये इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस बढ़ाएगा, उतना ही इसका है। आप इसको इसमें कन्वर्ट करो या इसको इसमें कन्वर्ट करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यूं मान लो कि अगर वो 1% फर्क डाल रहा है तो ये भी 1% फर्क डालेगा। तो कहा कि ये तो बस वही कान को आगे से पकड़ लो पीछे से पकड़ लो वही वाली बात होगी, कोई फर्क ही नहीं हो रहा। जब दोनों की पोटेंशियल एक जैसा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने का, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का, तो फायदा क्या हुआ इस चीज का, इतनी लंबी चौड़ी कहानियां गाने का फायदा क्या है। इसकी वजह से नहीं खुलता गार्ड सेल्स। तो किसकी वजह से खुलता है, उन्होंने इसमें कुछ और चीजों को ऐड कर दिया। क्या चीजों को ऐड कर दिया देखते हैं। स्टीवर्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला, ये बातें मैंने आपको बोल दी। उन्होंने बोला कि जो फॉस्फोर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस होगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होगा, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दूसरे में चेंज होने से। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कोई फर्क नहीं आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में फर्क नहीं आएगा इनके कारण। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो इक्वली एक्टिव है ऑस्मोटिक के लिए, यानी एक समान वो क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, ओके। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है सर आपने बोल दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर फर्क किससे पड़ेगा, हमें तो वो चीज बता दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आपका बन गया, कहा इससे पहले हमने जो चीज पढ़ी वो इतनी पढ़ी ना कि स्टार्च के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस यूज हुआ, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, इतनी पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि इतने तक कुछ नहीं होगा, इसके आगे और प्रोसेस होगी। इन्होंने और प्रोसेस क्या बताई, इन्होंने बताया कि ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसकी, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, क्या है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कुछ भी नहीं है। ग्लूकोज आप सारे जानते हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, 3 4 5 और 6 कार्बन।
वन फॉस्फेट का मतलब हो गया पहले कार्बन पे फॉस्फोरिक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। सिक्स फॉस्फेट का मतलब हो गया पहले से हटके छठे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। अगर मैं बोल दूं वन सिक्स डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे कल को, ग्लूकोज वन सिक्स डाइफॉस्फेट बोल दूं तो पहले कार्बन और छठे कार्बन दोनों कार्बन पे जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसमें केवल पहले कार्बन पे फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, इसमें केवल छठे कार्बन पे। लेकिन वन सिक्स डाइफॉस्फेटेज होता तो पहले और छठे दोनों कार्बन पे फॉस्फोरस जुड़ा होता। बात आई समझ में? ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस की इसने लोकेशन चेंज कर दी। कौन से एंजाइम ने काम किया, स्टार्च के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में मिला तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज वन फॉस्फोरस में। यानी स्टार्च को तोड़ दिया ग्लूकोज में, प्लस में ग्लूकोज के अंदर फॉस्फोरस को ऐड कर दिया। ठीक है, एक्टिव कर दिया उसे। अगर फॉस्फोरस ऐड ना होता तो क्या होता भाई, फॉस्फोरस ऐड ना होता ना तो ग्लूकोज कभी घुलनशील नहीं रहता, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ग्लूकोज एक तरीके से स्टेबल कंपाउंड बन जाता। ठीक है, लेकिन इसने फॉस्फोरस को जोड़ दिया, अब उसे एक्टिव कर दिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसे एक्टिव कर दिया। क्लियर ना? आगे देखिए, उसके बाद में जो फोस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम होगा वो ग्लूकोज वन फॉस्फेट को चेंज कर देगा, किसमें, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। यानी इसने फॉस्फोरस की आपकी लोकेशन चेंज कर दी। अब जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है वो फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से चेंज हो जाएगा, किसमें, ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में। यानी जो आपके मोटा मोटा अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्टार्च प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है वो कई सारे एंजाइम्स की रिएक्शन के बाद में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में। यानी वही चीज जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी कि जो स्टार्च जो होगा उसका क्या हो जाएगा, डिस एसोसिएशन हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। फॉस्फोरस अपना था, ठीक है, इसने रोल प्ले किया, बीच में कई सारे इंटरमीडिएट बनाए जैसे कि ग्लूकोज वन फॉस्फोरस, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फोरस, फाइनली इसने ग्लूकोज बना दिया जो एक स्टेबल कंपाउंड है। उसके बाद में इसने क्या बना दिया, पीओ4, जो पीओ4 तो अपने पहले से लेकर के चले थे। बात समझ में आई ना यहाँ तक? तो ये ग्लूकोज जो है वो क्या है, जल में घुलनशील है। अब देखना, सुनना मेरी बात को, उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन दिया और क्या क्या था। उन्होंने बोला कि आपने स्टार्च और पीओ4 को लिया, अब मान लीजिए फॉस्फोरस जो पीओ4 है वो कोई कंसंट्रेशन को थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है, मान लेते हैं। यहाँ भी एक ही कंपाउंड हो गया, ये भी कंसंट्रेशन को थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है, लेकिन जितना ये अकेला कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है उतना ही इसके साथ ऐड होकर के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल हो रहा है। लेकिन ये सारी कंडीशन से गुजरने के बाद में ग्लूकोज प्लस फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लूकोज भी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है और फॉस्फोरस तो कंसंट्रेशन को बढ़ा ही रहा था। तो अब ये दोनों मिलके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन को दोनों मिलके इतना बढ़ा देंगे कि अब वो कंसंट्रेशन दूसरी एपिडर्मल सेल्स होंगी उनके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएंगी। उनके कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ही ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के साथ क्या होगा, वाटर का इनटेक किया जाएगा। वाटर का इनटेक होगा तभी आपके फाइनली क्या होंगे, स्टेमेटा क्या होंगे, खुलेंगे। क्लियर? ये सारी बातें होगी आपकी। इसके अलावा क्या बोल दिया गया कि जब स्टोमेटा क्लोज होंगे, ठीक है, खुलने तक तो बात आ गई समझ में, लेकिन जब स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज होंगे। ये सारा का सारा हो क्यों रहा है भाई, हाई पीएच के कारण हो रहा है, ध्यान रखना। पीएच हाई है तब ये सारा का सारा काम हो रहा है, पीएच कम होती तो ये काम नहीं होता। पीएच हाई कब होगी, दिन के टाइम में। क्लियर? उसके बाद में क्या बोल दिया गया कि स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए मैकेनिज्म तो यही रहेगा, लेकिन उसमें हमें मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी जो एटीपी के रूप में खर्च होती है। मेटाबॉलिक एनर्जी यूज करनी पड़ेगी जो किसके रूप में यूज होती है, एटीपी के रूप में। या मैं इस लाइन को अगर बोलना चाहूं तो मैं यूं बोल सकता हूं, आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी जो रुपए के फॉर्म में देनी है। आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी इस चीज की जो आपको डॉलर के फॉर्म में देनी है। बात समझ गए ना? एक चीज बोली जा रही है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरी बोली जा रही है कि कौन सी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। प्लांट्स की तो करेंसी वही है, एनर्जी की करेंसी एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, भरा हुआ पर्स। आगे क्या बोला गया, आगे वही सारी बातें हैं, कुछ भी नया नहीं है। अब हमने सीखा, स्टोमेटा खोल दिया, अब स्टोमेटा बंद भी तो करना है ना। बंद करेंगे उस टाइम क्या होगा, स्टीवर्ट ने इसका भी बोला कि जो ग्लूकोज होगा वो एटीपी का यूज करके, ग्लूकोज होगा वो एटीपी का यूज करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के साथ कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज वन फॉस्फेट में। ग्लूकोज वन फॉस्फेटेज है ये फाइनली फोस्फोराइलेज एंजाइम। अब देखिए फिर से फोस्फोराइलेज एंजाइम आ गया। फोस्फोराइलेज एंजाइम का काम था ना ग्लूकोज वन फॉस्फेट को स्टार्च में कन्वर्ट कर देना, कब, जब पीएच कम हो। ठीक है, लगभग 5 के आसपास। पीएच कम का मतलब क्या हो गया, 5 के आसपास, और पीएच हाई का मतलब क्या हो गया, 7 के आसपास। ठीक है, इनकी रेंज भी मैंने आपको बता दी कि किस पीएच पे ये क्या काम करेंगे। 7 या 7 से ऊपर पीएच होगी तो ये स्टार्च को ग्लूकोज वन फॉस्फेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। पीएच 5 या उसके आसपास होगी तो ये स्टार्च में बदलना स्टार्ट कर देगा। क्लियर?
यहाँ तक आपको ये मैकेनिज्म आई होप सो समझ में आ गया होगा, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद में क्या बोल दिया गया कि ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सारे लोग इसे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते इसे सारे लोग? क्योंकि ये कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही काम करेगा, यानी कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं है हर सिचुएशन में। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। हमारे पास तो 3 मैकेनिज्म थे, आप वाले को ना माने तो भी हमें क्या फर्क पड़ रहा है, 2 मैकेनिज्म और है हमारे पास, हम उनको स्टडी करके देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म क्या बोला गया, सिंथेसिस ऑफ शुगर और ऑर्गेनिक एसिड इन गार्ड सेल्स। अब यहाँ क्या बोल दिया गया, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, संश्लेषण करना या निर्माण करना। किस चीज का निर्माण करना, शुगर का निर्माण करना। आपको अगर याद हो तो रिसेंट जो हमने सारा का सारा पढ़ा है उसके अंदर एक दो नई बातें निकल के आएगी, लेकिन मोटा मोटा उसका सारा कंसेप्ट तो हमें उसके नाम से पता लग गया, हेडिंग से पता लग गया। यहाँ भी हेडिंग से पता लग रहा है, देखिए क्या बोला गया, सिंथेसिस ऑफ शुगर, यानी शुगर का निर्माण करना। वहां तो क्या हो रहा था, शुगर कन्वर्ट की जा रही थी, जो स्टार्च था स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा था। यहाँ शुगर को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ शुगर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब शुगर का निर्माण करने के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो शुगर का निर्माण होता किसके कारण है भाई, फोटोसिंथेसिस के कारण होता है। शुगर किसके कारण बनती है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस के कारण। हमें बनानी कौन सी है, C6H12O6 से तो बनानी है, और ये तो फोटोसिंथेसिस के कारण बन जाती है, हम जानते हैं सारे लोग। अब क्या होगा, ये बन जाएगी, ओके इट्स ओके, ठीक है सारी बातें आपकी, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट की। क्या गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, अरे हाँ जी डेफिनेटली गार्ड सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट होता है, हम तो जानते हैं ये चीज, समझ गए ना। तो गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होगा, वो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और C6H12O6 का निर्माण कर देगा, C6H12O6 का निर्माण कर देगा। अब ये सारी चीजें होंगी किस टाइम, दिन के टाइम में होगी या रात के टाइम में होगी, सर ये चीज तो दिन के टाइम में होगी। क्यों होगी दिन के टाइम में भाई, क्योंकि सर दिन के टाइम में सनलाइट अवेलेबल रहेगी, और जब सनलाइट अवेलेबल रहेगी उसी टाइम तो फोटोसिंथेसिस होगा। इतने पागल थोड़ी हैं, इतनी चीजें तो हमें समझ में आती है। ठीक है, वो प्रोसेस थी, वो हाई पीएच के कारण हो रही थी, हाई पीएच भी दिन के टाइम में होगा, इसीलिए दिन के टाइम में स्टोमेटा खुले रहते हैं, रात के टाइम में स्टोमेटा बंद रहते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण इन्वॉल्व है, प्रकाश संश्लेषण भी दिन के टाइम में होता है, इसीलिए यहाँ भी दिन के टाइम में स्टोमेटा खुले रहेंगे। ये क्या कर देगा, C6H12O6 का निर्माण कर देगा। निर्माण हो गया, हमें पता है, अरे ये तो सोल्यूबल है, पानी में घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा तो कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी, कंसेंट्रेशन हाई होगी तो फिर से लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे। अरे हमें तो सारी चीजें पता लगी, ओके क्लियर है ये वाला भी। लेकिन इसके अंदर क्या बोला गया कि ये भी जो था, ये भी मैकेनिज्म जो था वो भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था। क्यों नहीं था ये वाइडली एक्सेप्टेड, ये इसलिए नहीं था कि ये जितना बना पाएंगे, जितना कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन को बढ़ा पाएंगे वो कंसंट्रेशन सफिशिएंट नहीं है इस चीज के लिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर को इतना ज्यादा कर सके जिससे जो आपकी गार्ड सेल्स है वो टारगेट हो जाए पूरी तरीके से। डेफिनेटली ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसी बात नहीं कंट्रीब्यूट नहीं करेगा गार्ड सेल्स को खुलने में, लेकिन उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कि पूरी तरीके से इसी मैकेनिज्म पे सारा काम हो रहा हो। ना इससे पहले वाला ना ये वाला, वो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में काम कर रहा है, और ये वाला भी क्या है कि कुछ मदद कर सकता है, पूरी तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड चीज जो क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए गार्ड सेल्स में, वो क्लोरोप्लास्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता, वो केवल कुछ अमाउंट में फोटोसिंथेसिस कर पाता है। एक चीज और समझ में आ गई। उसके बाद में ये वाला जो कंसेप्ट है, इस वाले कंसेप्ट पे जुड़ा हुआ क्या है वो, चलो वो अगले में बताऊंगा आपको। होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया। हुआ क्या इसमें, हुआ कि जो गार्ड सेल्स थी, गार्ड सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होने के कारण सनलाइट को एब्जॉर्व कर रहा है सुबह के टाइम, और सनलाइट को एब्जॉर्व करके फूड का निर्माण कर रहा है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। ग्लूकोज उसमें बढ़ गई तो कंसंट्रेशन हाई हो गई, हाई कंसंट्रेशन यानी लो कंसंट्रेशन वाली एपिडर्मल सेल से या मेसोफिल सेल से पानी अंदर आ जाएगा। पानी अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो टारगेट हो जाएगी, टारगेट हो जाएगी, एक दिन स्टोमेटा खुल गया। रात के टाइम में इनका ग्लूकोज का सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा, सिंथेसिस होना इनका बंद हो गया, देन क्या हो जाएगा, आपके स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन कम होगी ना फिर इसकी। ये था इसका सारा का सारा, लेकिन ये भी पूरी तरीके से वाइडली एक्सेप्टेड है नहीं। तो फिर कौन सा मेथड है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, एक्टिव एटीपी, एक्टिव पोटेशियम जो ट्रांसपोर्ट मेथड है वो वाला वाइडली एक्सेप्टेड है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या चीज। सबसे पहली चीज तो इसमें सारा का सारा किस चीज के कारण बोल दिया गया कि जो गार्ड सेल्स होंगी उनमें पोटेशियम का एक्यूमुलेशन यानी पोटेशियम आयनों के जमाव के कारण ये सारा का सारा होगा।
ठीक है सर, पोटेशियम आयनों के जमाव के कारण होगा, लेकिन होगा क्या वो तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि एक्सप्लेन तो ये अपने कर चुके हैं ना ऑलरेडी। क्या होगा, वही चीजें होंगी। पीएच आपकी हाई होगी, लाइट आपकी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगी, बाइकार्बोनेट उसके बाद में जो फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड है उसके साथ मिलकर के मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। मैलिक एसिड का मैलिक एसिड का हो गया, टूट गया किस चीज के अंदर, डिस एसोसिएशन हो गया मैलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयंस में। अब क्या हो गया, आपकी गार्ड सेल्स है आपके पास में, आपकी गार्ड सेल्स है आपके पास में, इनके अंदर क्या है, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, मैलेट आयन यानी C4H5O5 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये दो आपके पास आयन है। अब क्या करेगा गार्ड सेल्स, एटीपी को यूज करके, किसे यूज करके, एटीपी को यूज करके। ठीक है, एटीपी को यूज करना है यानी एक्टिव मेथड, इसीलिए तो इसे एक्टिव मेथड बोला गया था। ठीक है, इसीलिए तो इसे क्या बोला गया था, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मेथड। क्लियर ना, एटीपी का यूज करके इस हाइड्रोजन को तो बाहर भेज देगा और इसके बदले में पोटेशियम को अंदर बुला लेगा। हाइड्रोजन को बाहर भेज दिया, पोटेशियम को अंदर बुला लिया। बात समझ में आ गई ना इतनी? ओके, किसका यूज करके, एटीपी का यूज करके। ध्यान रखना, एटीपी का यूज किया, वो एटीपी आई कहां से, वो एटीपी आई कहां से, क्या वो एटीपी रेस्पायरेशन से आई है? नहीं, वो एटीपी रेस्पायरेशन से नहीं आई। तो फिर एटीपी कहां से आती है? हमने तो यही पढ़ा है आज तक कि C6H12O6 है, वहां से ये एटीपी आएगी हमेशा, ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें मैं एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, क्वेश्चन था आपका कि एटीपी सिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है सेल के ऑर्गेनल्स में, कौन से सेल ऑर्गेनल्स है जिनके अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है, मुझे आंसर दीजिए शिव प्रकाश, आप बताइए कौन से सेल ऑर्गेनल्स है जिनके अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही आंसर है। उसके अलावा और कोई है क्या? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है क्या एटीपी सिंथेसिस? गोल्जी सर श्योर नहीं, पता नहीं। चलो आप अपने से बता दो फिर कोई। अपने से माइटोकॉन्ड्रिया तो फिक्स है, लेकिन क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है? इसके अलावा और किसी को पता हो, आप चैट में आंसर कर सकते हो। पूछ लेता हूँ मैं, आपने तो बता ही दिया विकास, मैं बता ही देता हूँ। चलो छोड़ो, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने टाइम प्रीशियस है सबसे। अगर बात करेंगे अपने, तो एटीपी सिंथेसिस कहाँ होगा? एटीपी सिंथेसिस होगा आपके क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, उसका कारण क्या हो जाएगा भाई? क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दो टाइप अपने बाद में पढ़ेंगे, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। वो जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उस टाइम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन राइट नाउ हम मान लेते हैं कि ठीक है दो टाइप होते हैं, या वोटेवर वो भी नहीं मानते, बस इतना मान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ मात्रा में एटीपी का निर्माण होता है, कुछ मात्रा में फोटोसिंथेसिस में एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर ना? एटीपी के निर्माण होने को क्या कहते हैं? एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ अपने सामने आ गई। वैसे तो ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करेंगे, अपने सामने डेफिनेटली आती रहनी है बार बार, लेकिन एटीपी के निर्माण करने को क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अपने तो क्या बोल दिया गया, एटीपी के निर्माण करने को फोटोफोस्फोराइलेशन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? फोटोफोस्फोराइलेशन। क्लियर ना? अब इसे फोटोफोस्फोराइलेशन क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो एटीपी बन रही है, वो एटीपी कहाँ बन रही है, किसकी वजह से एटीपी बन रही है? आपके फोटोसिंथेसिस की वजह से, प्रकाश संश्लेषण की वजह से। वैसे अगर मैं बोलूंगा तो फोटो को अगर मैं हटा दूं तो एटीपी सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? एटीपी के निर्माण होने को फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, होता क्या है एटीपी का निर्माण होना? एडीपी, एडेनिन डाइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में। एडेनिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। बात समझ में आई ना? तो इस चीज को अपने क्या बोल देंगे? फोस्फोराइलेशन, यानी एक फोस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो गया उसके अंदर, यानी क्या? फोस्फोराइलेशन। और ये हो किसकी वजह से रहा है? प्रकाश संश्लेषण की वजह से, इसलिए मैंने बोल दिया फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जो एटीपी यहाँ यूज की जाएगी, एक बार फिर से बता देता हूँ, बीच में बहुत सारी चीजें आ गई। गार्ड सेल्स के अंदर क्या बन गया? मेलेक आयन बन गया प्लस हाइड्रोजन आयन बन गया। वो हाइड्रोजन आयन को बाहर भेज दिया जाएगा और पोटेशियम आयन को उसके स्थान पे अंदर ले लिया जाएगा। ये सारा का सारा काम जो होगा वो एक एक्टिव प्रोसेस होगी, यानी एटीपी खर्च करके किया जाएगा। अब एटीपी जो खर्च की जाएगी वो एटीपी आई कहाँ से होगी? यानी मैं बोल देता हूँ कि मैंने आज एक फोन परचेज किया, ठीक है, मेरे घर वाले पूछते पैसा कहाँ से आया, ठीक है, जनरली यही कहते हैं ना घर वाले कि हम कुछ काम कर लेते हैं, कहते हैं इस काम के लिए पैसा कहाँ से आया, फिर कहते हैं कि आपसे नहीं लिया, हमारा खुद का पैसा है। तो वही चीज यहाँ होगी। यहाँ क्या हुआ, क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि यहाँ जो एटीपी खर्च की गई वो एटीपी कहाँ से? रेस्पिरेशन बोलता मेरी एटीपी काम में नहीं लेनी, ठीक है, वो कहता है ठीक है आपकी एटीपी काम में नहीं लेते,
फोटोसिंथेसिस से जो एटीपी आ रही थी वो एटीपी हमने यहाँ पे काम में ले ली। किस चीज के लिए? हाइड्रोजन और पोटेशियम को अंदर बाहर करने के लिए। अब क्या हो गया, पोटेशियम आयन किसके अंदर ज्यादा हो गए? गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा हो गए। तो पोटेशियम आयन कुछ तो जुड़ गए किसके साथ? मैलिक एसिड के साथ, तो सॉरी मैलिक एसिड नहीं, मैलिक आयन के साथ, और बनकर के किसका निर्माण कर लिया? पोटेशियम मैलेट का। किसका निर्माण कर लिया? पोटेशियम मैलेट का। लेकिन बाकी इसके साथ साथ क्या हुआ कि बाहर से एक और न्यूट्रिएंट को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया। किसको? क्लोरीन नेगेटिव को। किसको एब्जॉर्ब कर लिया गया? क्लोरीन नेगेटिव को। ये क्लोरीन नेगेटिव को जब एब्जॉर्ब किया गया था तो उस टाइम इसका काम क्या था? इसका काम था कि हम पोटेशियम को ले रहे हैं अंदर, पोटेशियम को सेल के अंदर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से सेल के अंदर गड़बड़ियां कम वो ना हो जाए, आपके बैलेंस खराब ना हो जाए कोशिका का पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसके लिए हमें क्लोरीन भी साथ में दे दो। वो के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करने के काम आ जाएगी हमारे। हमने फिर से अंदर से क्लोरीन को अपटेक कर लिया, लेकिन अंदर जाकर के पता लगा कि जो मैलिक आयन था पोटेशियम, तो उसके साथ जाकर के जुड़ गया। पोटेशियम इसके साथ जाकर के जुड़ गया तो वो भी क्या है? वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल होने की वजह से कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। सेकंड अपने क्लोरीन और आ गया। तो अब पोटेशियम भी हो गया, पोटेशियम मैलेट भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया, दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। किसकी? वैक्यूल की कंसंट्रेशन को, गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन को। इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? अंदर वाटर एंट्री कर जाएगा। कहां से? एपिडर्मल सेल से या फिर मेसोफिल सेल से। ये सारी बातें तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि हमने इन चीजों को बहुत बार डिस्कस कर लिया और है भी आसान। क्योंकि जब हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, क्यों आपकी सेल्स फूल जाएंगी, डायरेक्शन क्या होगा इनका, ये सारी चीजें जब हम जानते हैं तो पढ़ना तो बहुत आसान है हमारे लिए। आगे देखिए, आगे क्या बोल दिया गया। हाँ जी, उसके बाद में इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, बस वही जब उसका उल्टा होगा, दिन के टाइम में ये सारी की सारी चीजें होगी, रात के टाइम में जब इसका उल्टा होगा तो सारे जो जो गार्ड सेल्स होंगे, उन गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। पोटेशियम का एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, वाटर एग्जिट हो जाएगा। वाटर वहां से एग्जिट हो गया। अब क्या हो गई? कोशिकाएं आपकी सिकुड़ गई। सिकुड़ने की वजह से क्या हो गया? आपके जो गार्ड सेल्स थी वो क्या होगी? उन्होंने अपनी शेप को लॉस्ट कर दिया। शेप को जैसे ही उन्होंने लॉस्ट कर दिया, अपनी स्टोमेटा आपका बंद हो गया। तो स्टोमेटा खुलने और बंद होने के पीछे तीन मैकेनिज्म दिए गए थे। तीनों मैकेनिज्म हमने स्टडी कर लिए। एक दिया गया कौन सा? कि आपकी स्टार्च थी वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अंदर कई सारी बातें और थी, हमने पढ़ ली। दूसरा दिया गया कि जो आपके गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस से क्या कर लेगा? शुगर का निर्माण कर लेगा, जो डिजोल्व होकर के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगी। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के कारण क्या हो जाएगा? आपके गार्ड सेल्स ओपन हो जाएगी। तीसरा हमने एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मेथड पढ़ लिया। यहाँ तक आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब इसके आगे देखने से पहले एक चीज और रह गई। एक चीज क्या रह गई? मैंने इसके लिए साइड में अलग से लिख के रखा था एबीए, क्योंकि होता क्या है ना कि बताते बताते या तो कोई नई चीजें बता दी जाती है, जो सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ कि आज के लेक्चर में ये चीज बोलूंगा, लेकिन भूल जाता हूँ। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो मैं नहीं सोचता हूँ, लेकिन वो चीजें बता देता हूँ। ठीक है, इसलिए लेकिन ये यहाँ बताना जरूरी था, इसलिए मैंने खुद को याद रखने के लिए एबीए यहाँ लिख लिया साइड में। अब देखिए, एबीए आप सारे लोग जानते हो क्या चीज है? एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या फिर क्या हो गया? पीजीआर है। क्या फुल फॉर्म? एब्सिसिक एसिड। ये भी आप सारे लोग जानते हो। दूसरी चीज अगर एबीए के बारे में डिस्कस की जाए तो एबीए क्या है? एक स्ट्रेस हार्मोन है। एबीए को कौन सा हार्मोन बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। अब इनके बारे में अगर एक बात और मैं डिस्कस करने लगा तो एबीए को एंटी जिब्रेलिक हार्मोन भी बोलते हैं। लेकिन वो एंटी जिब्रेलिक वाली सारी चीजों को छोड़ देते हैं राइट नाउ। अपने केवल और केवल एक ही चीज को कंसिडर करते हैं, इसमें क्या? स्ट्रेस हार्मोन। क्लियर ना? अब स्ट्रेस हार्मोन के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया कि जो ग्रोथ का टाइम होगा, किस चीज का? जब पानी की कमी हो जाएगी। कहाँ? सोइल में। सोइल में पानी की कमी होगी और ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर तो अपने को दिक्कत होगी ना, क्योंकि अल्टीमेटली वैसे देखा जाए तो ट्रांसपिरेशन तो अपने को कोई फायदा हो नहीं रहा ज्यादा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, इट्स ओके। लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन का मैं क्या करूंगा? अचार डालूंगा क्या जब सॉइल में पानी नहीं है? सॉइल में पानी नहीं है और जो है उसे आप फूंक दो, इसमें कौन सी भलाई वाली बात है? तो यहाँ मैं चाहूंगा कि मेरा ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाए। ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाए तो क्या प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म होता है? बिल्कुल डेफिनेटली होता है। हमारे शरीर में भी है ऐसा मैकेनिज्म। जब हमें गर्मी ज्यादा लगती है, मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, क्या मुझे पसीना आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मुझे गर्मी नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही मुझे गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्या होगा? पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी मेरी बॉडी में कोई ना कोई उस चीज का रिएक्शन होगा। उसी तरीके से जब प्लांट्स में
पानी की कमी आ जाएगी, जब उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ जी पानी की कमी आ रखी है, तो उनके शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ग्रोथ से बचने के लिए कुछ चीजें होंगी, वो सारी की सारी प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर देंगी। जैसे कि प्रोलाइन का सीक्रेशन होना, सबसे पहले काम क्या होगा, प्रोलाइन का सीक्रेशन होना। ये नोट कर लेना, प्रोलाइन, PROLINE। प्रोलाइन एक एमिनो एसिड है। जब भी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वाटर स्कैरसिटी की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, सबसे पहले प्रोलाइन एमिनो एसिड का सिंथेसिस होगा प्लांट में। उसके बाद में एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस होगा। वहां पे एब्सिसिक एसिड क्या काम करेगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा। अब ये स्टोमेटा को बंद कैसे कर देगा, जो हाइड्रोजन का यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन आयनों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एब्सिसिक एसिड जा करके इस चीज को रोक देगा। एब्सिसिक एसिड ने इस चीज को रोक दिया तो ना हाइड्रोजन बाहर जा पाया, ना पोटेशियम अंदर आ पाया, ना इसका क्या बढ़ पाया, आपके ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ पाया। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ ना पाया तो इसके अंदर क्या ना हो पाया, ऑस्मोसिस नहीं हो पाया। ऑस्मोसिस नहीं हो पाया तो टर्बिडिटी, टर्गर प्रेशर नहीं आ पाया। टर्गर प्रेशर नहीं आया तो टर्बिडिटी नहीं हुई। टर्बिडिटी नहीं हुई तो अपनी गार्ड सेल्स ने किडनी शेप को अचीव नहीं किया। किडनी शेप को अगर अचीव नहीं किया तो फाइनली आपका स्टोमेटा ओपन नहीं हुआ। स्टोमेटा ओपन नहीं हुआ तो प्लांट से वाटर लॉस नहीं हुआ। होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। एब्सिसिक एसिड क्यों स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्यों एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद करने में हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर एब्सिसिक एसिड के बारे में बोलने लगूं तो एब्सिसिक एसिड का मैंने यहाँ पे आपको बहुत हल्के से या बहुत सिंपल वे में आपको बोल दिया कि एब्सिसिक एसिड ये काम करेगा, लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोसेस है। मैं दबाव देके बोल रहा हूँ बहुत पे, रियली में बहुत टिपिकल प्रोसेस है ये वाली, जो आपको नहीं पढ़नी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो एब्सिसिक एसिड होगा वो एब्सिसिक एसिड क्या काम करेगा, हाइड्रोजन को बाहर आने से रोक देगा। बस इतना अपने दिमाग में रखो, ठीक है। दूसरा इसके साथ अगर आप याद रखना चाह रहे हो तो ये याद रख लेना कि एब्सिसिक एसिड के साथ कैल्शियम आयन जो होंगे वो भी मदद करेंगे इस सारी प्रोसेस में। दो बातें आप इसमें ध्यान रख सकते हो, उससे ज्यादा इसके चक्कर में मत उलझना। अपने से भी इस चीज को कंफर्म करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप जैसे ही गलती से अगर आपको ये टॉपिक कहीं मिल गया और आप इसे पढ़ने लग गए, दिमाग फ्राई हो जाना है आपका। मतलब का नहीं है ना आपके, इसलिए नहीं बोल रहा। कल को फिजियोलॉजी में MSc करोगे, डेफिनेटली पढ़ना आप लोग, फिलहाल मत पढ़ना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ तक होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, ट्रांसपायरेशन के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया, जान लिया। ट्रांसपायरेशन है क्या, कैसे होगा, मैकेनिज्म क्या है, हर एक चीज को हमने जान लिया। अब क्या बच गया, सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपायरेशन की। ठीक है, हो तो रहा है ट्रांसपायरेशन, इट्स ओके, बात समझ में आ गई हमें। फायदा है इसका कोई, देखते हैं फायदा नुकसान क्या है। वही बात है, पानी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा जो वाटर होगा वो वाटर एक्सेस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उस वाटर को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी या सॉरी जो प्लांट को एक्सेस वाटर होगा बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज हो रही है उसे ट्रांसपायरेशन बोल दिया। ट्रांसपायरेशन को इसके साथ साथ नेसेसरी इवल भी बोल दिया गया, क्योंकि इसके अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है, लेकिन नुकसान है, लेकिन उन नुकसान को अपने अवॉइड नहीं कर सकते, यानी ट्रांसपायरेशन को अपने बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं बंद कर सकते ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे रिलेट कर सको ताकि आप टॉपिक को। बंद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर अगर मैंने किसी तरीके से स्टोमेटा को परमानेंटली बंद कर दिया, अगर मैंने किसी तरीके से स्टोमेटा को परमानेंटली बंद कर दिया, तो यूं मान लो कि आपका नाक और मुंह कोई परमानेंटली बंद कर दे तो क्या हो जाए। फूड वाली बात के लिए मत सोचना कि मैं खाना, मेरा मुंह बंद कर दिया तो मैं खाना कैसे खाऊंगा। यूं मान लो मैंने ग्लूकोज चढ़ा रखी है, भूख से तो नहीं मरने देता आपको, ठीक है। आपकी डायरेक्ट नसों में मैं क्या इंजेक्ट कर रहा हूँ, ग्लूकोज को इंजेक्ट कर रहा हूँ, भूख से नहीं मरने देता। लेकिन आप किस चीज से मर जाओगे, लेक ऑफ ऑक्सीजन। आप किसकी वजह से मर जाओगे, ऑक्सीजन की कमी से, रेस्पिरेशन की कमी से आप मर जाओगे। खाना तो आपके शरीर को पहुंच रहा है, लेकिन उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उस खाने को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। फूड जब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो क्या नहीं रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेसिक, आप अगर सो रहे होते हो तो भी आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को काम करना पड़ रहा होता है। जो इंटरनल ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के, फॉर एग्जांपल आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गई, फेफड़े हो गए, ब्रेन हो गया, जो आपके सारा का सारा ये सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, हर एक चीज को काम करना जरूरी होता है। ये सारा अपना अपना रोल प्ले कर रही होती है, इवन जब आप सो रहे होते हो उस टाइम भी। समझ गए ना, तो वो सारी की सारी चीजें कर पाएंगी ये सारा काम, क्यों, जब उनके पास इस काम को करने के लिए एनर्जी होगी तो। अब आप, मैंने आपका क्या कर दिया, मुंह बंद कर दिया, नाक बंद कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई अंदर नहीं हो पा रही। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो आगे किसी ऑर्गन को डिलीवर नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो जाएगी।
ब्रेन को अगर 3 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो आप मर सकते हो। हाँ जी, उसके बाद में यहाँ क्या बोल दिया गया, नेसेसरी इवल क्यों बोल दिया गया, बस वही चीज आप कंपेयर कर लीजिए कि लीव्स को अगर आप आपकी जिस तरीके से मैंने बताया कि नाक या मुंह बंद कर दे जिससे ऑक्सीजन का इनटेक बंद हो जाए, तो प्लांट्स के साथ भी वैसा वाला सीन हो जाएगा। स्टोमेटा अगर उनके बंद हो गए तो ना वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर पाएंगे, ना वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को इनटेक कर पाएंगे। इसकी वजह से प्लांट की क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। और स्टोमेटा को अगर अपने खुला रखते हैं तो अपने ना चाहते हुए भी ट्रांसपायरेशन होता ही रहेगा। इसलिए मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं ट्रांसपायरेशन को अवॉइड कर सकूं। होपफुली बात समझ में आ गई। इसके लिए इसे नेसेसरी इवल भी बोल दिया गया। अब इसके नेसेसरी इवल अगर इसे बोल दिया गया तो इसके फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर टाइम इसका नुकसान ही है। एक फायदा तो इसका ऐसा है जो पढ़ने के बाद में मुझे खुद को यूं लगा इतना जरूरी है ट्रांसपायरेशन, और रियलिटी में आप भी मानोगे कि बहुत जरूरी है। ट्रांसपायरेशन क्या हो गया, कुछ कंडीशंस में नेसेसरी हो गया और कुछ कंडीशन में ट्रांसपायरेशन को क्या बोल दिया गया, नेसेसरी इवल। अगर आप इन हेडिंग्स को ऐसे नहीं समझ पा रहे तो यूं मान लीजिए ट्रांसपायरेशन के फायदे क्या हैं और ट्रांसपायरेशन के नुकसान क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। हाँ जी, अब देखते हैं ट्रांसपायरेशन के एडवांटेजेस क्या हैं या फिर ट्रांसपायरेशन जो है वो नेसेसरी किस चीज के लिए। तो सबसे पहले क्या बोल दिया गया, रोल इन द मूवमेंट ऑफ वाटर और एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, हमें बाकी सारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, पढ़नी भी नहीं है अभी, हमने एक वर्ड देख लिया केवल, एसेंट ऑफ सैप। हम जानते हैं एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, रूट से जाइलम से वाटर मूवमेंट करेगा कहाँ, पूरे के पूरे अपर प्लांट तक, उस चीज को बोला जाता है क्या, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में ट्रांसपिरेशन किस तरीके से मदद करेगा, हमने एसेंट ऑफ सैप की 3 थ्योरीज पढ़ी। एक पढ़ी वाइटल थ्योरी जो पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि वाइटल थ्योरी ये कह रही थी कि जाइलम सेल्स जो है आपकी वो क्या है, जिंदा है। दूसरी थ्योरी हमने कौन सी पढ़ी, आपकी रूट प्रेशर थ्योरी। लेकिन रूट प्रेशर थ्योरी पूरी तरीके से वहां पे सूट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर केवल 2 एटीएम का होगा, जो कि बहुत कम है। तीसरा हमने पढ़ा फिजिकल थ्योरीज। फिजिकल थ्योरीज में कई सारी थ्योरीज थी, जैसे इनबाइबिशन थ्योरी, आपके कैपिलरी फोर्स थ्योरी, तो वो थ्योरीज भी सूट नहीं कर रही थी। फिर हमने एक थ्योरी पढ़ी, कौन सी, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन एंड एडिशन थ्योरी। तो वो इसको थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर कोहेजन फोर्स की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग जाएगा, 350, यानी कि ऊंची हाइट का जो प्लांट होगा वहां भी वाटर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन वो भी थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां थी। ठीक है, बाद में अभी तक ये चीजें ना क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। राइट नाउ कोई भी कंसेप्ट है वो अपने आप में पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, अभी भी इसके अंदर गुंजाइश है कि आप कोई नई चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल दिया, तो पहला पॉइंट आप होपफुली समझ गए कि क्यों इसका रोल होगा एसेंट ऑफ सैप में। सेकंड के बारे में बात की जाए तो सेकंड क्या बोल दिया गया, रोल इन द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट। अब सर ये तो सेम बात होगी ना, मतलब एसेंट ऑफ सैप वाली और ये वाली तो सेम बात होगी, तो आपने अलग अलग क्यों बोला। ये अलग अलग इसलिए बोला कि आज से पहले तो हम जब भी इन चीजों का जिक्र किया है, हमने जिक्र किया है केवल उसके बेसिक लेवल पे, उसमें डेप्थ में जिक्र नहीं किया। इसलिए हमेशा बोल देते हैं कि सॉल्यूशन अपटेक किया जाएगा प्लांट्स के द्वारा। सॉल्यूशन अपटेक करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ में लेकर के निकल लेगा। लेकिन एक चीज सोचना दिमाग में, बाकी मैं ये बताना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि मैं ये कल के टॉपिक के लिए बचा के रखना चाह रहा था, लेकिन सुन लो थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, एक सेल है, बाहर क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब मान लीजिए बाहर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो नाइट्रोजन अंदर डिफ्यूजन करना चाहेगा प्लांट सेल के अंदर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नाइट्रोजन को थोड़ी जाने देगी। वो नाइट्रोजन को बोल देगी आपका साइज बड़ा है, आप भी जा सकते हो, वाटर जा सकता है। तो वाटर अंदर तो चला जाएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट कैसे जाएगा, आप में से किसी ने ये डाउट पूछा नहीं मेरे से अभी तक। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना एक कंप्लीटली अलग बात है, पानी को एब्जॉर्ब करना एक कंप्लीटली अलग बात है। अरे सर यार बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, कभी तो कहते हो कि पानी अकेला ऑब्जर्व एब्जॉर्व ही नहीं करता प्लांट, वो हमेशा सॉल्यूशन एब्जॉर्व करता है। अब कह रहे हो कि सॉल्यूशन को एब्जॉर्व अलग करता है, पानी को अलग करता है। हाँ जी बिल्कुल, जब आप डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा वाटर एब्जॉर्प्शन एक कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट है और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन एक कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट है। बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में सारा का सारा जब अपने मिनरल्स का चैप्टर पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाइज स्टार्ट करेंगे अपने। ठीक है, वहां किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा, फिलहाल के लिए मान लीजिए कि ये मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में और उनके ट्रांसलोकेशन में, चलो एब्जॉर्प्शन आपको समझ में नहीं है, ट्रांसलोकेशन तो समझ में आ गया ना, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, देखना, रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को रेगुलेट करने में किस तरीके से अपना रोल प्ले करेगा, जब इसके बारे में मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहले बोल दिया गया क्या, कि एक जो प्लांट होगा वो प्लांट क्या काम करेगा,
सनलाइट जो एक प्लांट की लीफ होगी मान लीजिए ये, अब लीफ पे क्या होगा, सनलाइट आएगी तो सनलाइट का कुछ भाग प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सनलाइट का कुछ भाग प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कौन सी रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में। इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फोटोसिंथेसिस में। लेकिन क्या सारा का सारा कर लिया जाएगा, नहीं सारा तो नहीं किया जाएगा, कुछ भाग कर लिया जाएगा। यानी सनलाइट आई, उसका कुछ भाग एब्जॉर्ब हुआ और कुछ भाग को क्या कर दिया गया, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट को लिंक कर लेते हैं, जितनी परसेंटेज, मान लीजिए 100% सनलाइट आ रही है, 100% में से 65% इसने यहाँ क्या कर ली, एब्जॉर्व कर ली फोटोसिंथेसिस में, और 35% इसने क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी। जो 35% इसने रिफ्लेक्ट कर दी उनको क्या बोलते हैं, एल्बिडो। उनको क्या बोलते हैं, एल्बिडो। जो एब्जॉर्व कर ली उसे नहीं बोलते, जो रिफ्लेक्ट कर दी उसको बोलते हैं एल्बिडो। इसे एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में, ठीक है। जितनी सनलाइट आ रही है और जितने का रिफ्लेक्ट कर दिया उन दोनों के रेशियो को, ठीक है। 35% क्या किसे बोल दिया गया, एल्बिडो। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ 65% इसने क्या कर दिया, फोटोसिंथेसिस में गेन कर ली, मतलब एब्जॉर्व कर ली सारी की सारी सनलाइट की 65%। लेकिन 65 का 65% फोटोसिंथेसिस के काम में थोड़ी आया। आप जानते हो कि एनर्जी जो है उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी यानी ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे नष्ट कभी नहीं किया जा सकता। अब देखना थोड़े से 3-4 कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे मजा आएगा। हाँ जी, सनलाइट आई, कुछ भाग रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसे जितना परसेंट रिफ्लेक्ट कर दिया एल्बिडो बोल दिया, कहानी खत्म। कुछ भाग एब्जॉर्व कर लिया गया, एब्जॉर्व किए हुए कुछ भाग की सनलाइट का यूज कर लिया गया फोटोसिंथेसिस में। बाकी जो सनलाइट थी उसने क्या कर लिया, वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, हीट एनर्जी में। किसके अंदर कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के उसने क्या कर दिया, लीफ का टेम्परेचर बढ़ा दिया। उसने क्या कर दिया, लीफ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, पत्ती का तापमान बढ़ा दिया। अब देखना क्या होगा कि वही चीज, वो एक लीफ थी, इसके अंदर सनलाइट आई, कुछ भाग रिफ्लेक्ट कर दिया, जितना रिफ्लेक्ट कर दिया उसे बोल दिया हमने एल्बिडो। और क्या हो गया, जितना एब्जॉर्व किया उस एब्जॉर्व किए वैसे कुछ भाग तो फोटोसिंथेसिस में काम में आ गया, और बाकी कुछ भाग क्या हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से उसने अल्टीमेटली क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, किसके, लीफ के। अब सुनना कुछ एक डाटा वाली बातें। डाटा वाली बात की अगर मैं बात करूंगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एक पत्ती का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ये वाला वो कंसेप्ट था जो मुझे लगा अरे इतना इंटरेस्टिंग है ये। सुनना आप इस चीज को, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ एरिया पे कितनी सनलाइट आती है जनरली, 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 0.8 कैलोरी सनलाइट पहुंच जाती है। कैलोरी एनर्जी की माप है, ठीक है। 0.8 कैलोरी 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे पहुंचती है। क्लियर है। अब इस 0.8 का मैं बोल रहा था ना 65% एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो 0.8 का 65% कितना हो जाएगा, 0.52 कैलोरी। 0.52 कैलोरी। बाकी मैं मान लेता हूँ कि उसने रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो एल्बिडो की फॉर्म में इन्वायरमेंट में वापस चला गया। अब 0.52 कैलोरी क्या कर लिया गया, एब्जॉर्व कर ली गई। अब मान लेते हैं फोटोसिंथेसिस को एक बार साइड में छोड़ते हैं, ठीक है, कुछ सुन लेना उसी तरीके से। इतने कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हमने देखा स्पेसिफिक हीट क्या चीज होती है। उसके बाद में हमने देखा स्पेसिफिक हीट क्या चीज है। स्पेसिफिक हीट के बारे में जब हमने जाना तो हमें ये पता लगा कि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है जी सोइल साइंस में, सोइल टेम्परेचर टॉपिक पढ़ा, वहां हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। एक था हीट कैपेसिटी और एक था स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी क्या चीज थी, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी की मात्रा को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। अब ये हीट कैपेसिटी अगर मैं बात करूंगा एक प्लास्टिक के लिए या एक मेटल के लिए या एक लकड़ी के लिए, तो तीनों के लिए अलग अलग होगी। आप समझते हो तीनों को गर्म होने में अलग अलग टाइम लगेगा, ठीक है। कहते हो ना जिस तरीके से घरों में लेडीज करती है अक्सर ऐसी बात है कि ये बर्तन इस चीज का है जल्दी गर्म हो जाता है, बर्तन फुलाने का है गर्म होने में टाइम लेता है, इस टाइप की बातें।